रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, रिडॉक्स एंड उसका नोमेरिकल पार्ट, इक्विवेलेंट कैसे यूज करके हम उसको नोमेरिकल कैसे बनाएंगे, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देन लेट कंटिन्यू। रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम बच्चों आज जो पढ़ेंगे वो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ हम जो फिक्स के ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये है, जब भी कोई सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जब भी कोई सब्सटेंस अपने एलिमेंट्री स्टेट में होगा, मतलब एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट की फॉर्म में होगा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लेना है। यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कब करना है, जब वो किसी और के साथ मिलके कंपाउंड बनाता है। व्हेन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अनदर, जो है आपका सब्सटेंस, अनदर कंपाउंड, देन वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। सपोज कोई भी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपने इन इन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन नंबर जो लेना आपने जीरो लेना है। जैसे एलिमेंट्री सब्सटेंस मान लो ऑक्सीजन है, O2। अब ये सब्सटेंस है, लेकिन इसमें वन काइंड ऑफ एटम है, तो एलिमेंट्री फॉर्म हो गया, तो O2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो लेना बेटा। जैसे मान लेते हैं आपका सोडियम है, तो सोडियम अगर सॉलिड सोडियम है तो सिर्फ सोडियम सोडियम का ही बना होगा, देन ऑक्सीडेशन नंबर आप जीरो लेना है आपने। बट अगर सोडियम और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बनाते हैं, देन आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट होगा। तो कोई भी एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है तो उसमें, हाँ, इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है, नॉट नॉट ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अमलगम बनाता है, जैसे सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम मतलब NaHG, NaHG इसको बोलते हैं। किसी का भी मरकरी के साथ अगर मिक्सअप होता है तो उसको उसको अमलगम बोलते हैं। जैसे सोडियम के साथ है तो सोडियम अमलगम। जब कोई अमलगम बनाता है तो ये कोई कंपाउंड नहीं है, ये इन दोनों का सिर्फ मिक्सचर है, देन भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको जीरो लेना होता है। देन भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो रहेगा, एलिमेंट्री फॉर्म में रहेगा। फिर जब भी कोई कंपाउंड बनाएगा या कोई अनदर एटम कंबाइन होंगे इन combination of different kind of atoms, तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट रियलाइज करेंगे, उसमें देखेंगे। देन सपोज some cases, in some cases there are oxidation number which are fixed। जैसे जब कभी भी आप एल्कली मेटल का कोई कंपाउंड देखो, एल्कली मेटल, देन आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1 होगा, ऑलवेज +1, जो फिक्स है। पहले वो देख लेते हैं। जब भी हमारे पास एल्कली मेटल होंगे, इनका कोई कंपाउंड होगा तो +1 होगा। जैसे देखो एज एग्जांपल, एल्कली मेटल कौन से हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनका कोई भी कंपाउंड देखेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। एज एग्जांपल, सपोज वी हैव NaCl, इन NaCl ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na+1। तो कोई भी एल्कली मेटल का कंपाउंड कभी भी आएगा, जैसे NaH, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
एल्कली मेटल +1। तो एल्कली मेटल जब भी होंगे उनका +1 रहेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल जब भी होगा तो आप 2 लेंगे, या सेकंड ग्रुप बोल सकते हो, ज्यादा प्रॉपर ये होगा कि ये फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, ये सेकंड ग्रुप, तो ये भी फिक्स है बेटा। जब भी सेकंड ग्रुप का कोई भी आपका कंपाउंड आएगा तो उसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है। एज एग्जांपल दैट इज द CaH2 एंड इट इज नोन एज हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा आपके। CaH2 को हाइड्रोलिथ बोलते हैं। तो हाइड्रोलिथ में अगर आपको कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है तो ऑलवेज आपको +2 लेना है। एल्केलाइन अर्थ मेटल का जब भी लेना है +2 लेना है। तो अब यहां पर देखो ये फिक्स हो गया एल्कली मेटल का, एल्केलाइन अर्थ मेटल का फिक्स है। थर्ड जो फिक्स है वो फ्लोरीन का फिक्स है। कोई भी कंपाउंड आएगा फ्लोरीन का कंपाउंड होना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देन ऑलवेज हम -1 लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये है कोई भी अगर आप कंपाउंड लेंगे, जैसे HF है तो इसके अंदर ये हमारा -1 आ जाएगा। तो फ्लोरीन का कभी भी +1 नहीं लेना है। बाकी हेलोजन होते हैं तो उनका +1 हो सकता है। जैसे एज एग्जांपल देखो, अनदर हेलोजन के लिए बात नहीं करना आपने, अनदर हेलोजन में ये पॉइंट नहीं आएगा। जैसे अनदर हेलोजन में जैसे आपने ले लिया सपोज KClO3, तो KClO3 में यहाँ -1 नहीं हो सकता क्लोरीन का, वो अभी निकालना बताऊंगा आपको, सिखाऊंगा भी, आइडिया भी होगा कुछ आपको। तो यहाँ +5 हो जाएगा। तो हमारा जो है अदर हेलोजन में तो हो सकता है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन फ्लोरीन में ऑलवेज जो होगा वो -1 होगा। तो ये ऐसे एग्जांपल हैं जो फिक्स हैं बेटा, जो फिक्स लेने हैं हमेशा आपको। फिर नेक्स्ट देखो, अब सपोज हमारे पास हाइड्रोजन का केस आ जाए, हाइड्रोजन के कंपाउंड आ जाएं। हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, मोस्टली बट नॉट ऑलवेज, मोस्टली जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +1, मोस्टली +1 बट नॉट ऑलवेज। इसका मतलब और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन जब कभी भी किसके साथ आएगा, इधर देखा आपने, देखो इधर एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन का +1 नहीं होगा यहाँ, बिकॉज इसका ऑलवेज +1 होना है एल्कली मेटल का, देन इसका हो जाएगा -1। जैसे हाइड्रोलिथ में देखो कैल्शियम का ऑलवेज +2 होगा तो हाइड्रोजन का -1। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद less electronegative atom, then its oxidation state is -1। जैसे आप देख सकते हो, दोबारा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एज इन हाइड्रोलिथ। हाइड्रोलिथ, आई एम अगेन reciting this word because hydrolysis is the important chemical CaH2. Here oxidation state of calcium is +2, overall always species is neutral, तो दोनों हाइड्रोजन का मिला के -2 होगा, तो पर हाइड्रोजन आपका यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो -1 × 2 तो -2 हो गया, टोटल -2 हो गया। वन अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो आप देख सकते हैं इसके अंदर, वो आप ले सकते हो फॉस्फोरस के साथ। दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। व्हाई फॉस्फोरस? तो फॉस्फोरस में देखो PH3, अब PH3 है। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो दोनों का सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना हाइड्रोजन का होता है उतना फॉस्फोरस का होता है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका भी 2.1 है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका भी 2.1 है। यहाँ तो हम कह सकते थे भाई, in above example we can say that alkali metal are electropositive element, and so now hydrogen act as the electronegative element, so oxidation state of hydrogen here is 1। and another cases जैसे आप देख सकते थे H2O, तो H2O oxygen is more electronegative than hydrogen, then its oxidation state is negative and its oxidation state is positive। इसका एक का +1, दो का +2 हो जाएगा और इसका -2 हो जाएगा। बट इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑफ द बोथ एलिमेंट इज सेम, इसका भी 2.1 है 2.1 है। तो ऐसे केसेस में बिकॉज हाइड्रोजन जो होता है, एज वी विल स्टडी इन पीरियोडिक टेबल, कि हाइड्रोजन जो है इसका बिहेव जो है वो काफी रैंडम है। मतलब ये मेटल की तरह बिहेव भी कर सकता है, नॉन मेटल की तरह बिहेव कर सकता है। ये मेटल के साथ होता है तो नॉन मेटल की तरह है। ये देखो अपने से ज्यादा मेटल के साथ है, जैसे सोडियम मेटल है तो मेटल के साथ है तो नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। लेकिन वाटर वाला एग्जांपल देखोगे आप, तो वाटर वाले एग्जांपल के अंदर देखो, वाटर में अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल है, तो यहाँ मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। बट यहाँ पर तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो आप मेटल या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर से एक्सप्लेन करोगे कि फॉस्फोरस को हम मेटल में रखेंगे, इसलिए फॉस्फोरस की प्लस, फॉस्फोरस नॉन मेटल में रखेंगे इसलिए फॉस्फोरस को -1 रखेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पर आप +1 रखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जितना होगा टोटल निकालेंगे तो टोटल फॉस्फोरस की -3 आ जाएगी, टोटल ये +3 हो जाएगा। तो इवन जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, देन आप मेटल जिसमें मेटेलिक कैरेक्टर कंपेरेटिवली ज्यादा हो उसको प्लस देंगे, और जिसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उसको माइनस देंगे। इज इट क्लियर? तो ये देखो आपके कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट तो हाइड्रोजन में मोस्टली +1 लेना है बट नॉट ऑलवेज, ये ध्यान रखना है कहाँ क्या करना है आपने। नेक्स्ट जो केस आता है आपका बेटा वो आता है दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन में भी क्या होगा, मोस्टली ऑक्सीजन के केसेस में यू कैन सी इन मोस्ट ऑफ केसेस मोस्टली -2 है, बट आप मोस्टली -2 ना करके हम ऐसे करते हैं। अगर ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन जैसे बहुत सारी फॉर्म के अंदर होती है, जैसे ऑक्सीजन कभी भी ऑक्साइड की प्रेजेंस के अंदर है, अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में है, या ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में है, या ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में है, तो ऐसे फॉर्म होंगे। तो अब देखो ऑक्साइड होगा तो ऑक्साइड का मतलब सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन होता है इसका फार्मूला, और सिंगल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो नॉर्मल मोस्ट ऑफ यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। पर ऑक्साइड जो होगा, पर ऑक्साइड जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दोनों हाइड्रोजन निकाल दोगे तो -2 रह जाएगा। इट मींस पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, O और O, दो ऑक्सीजन है और इसमें 2 नेगेटिव चार्ज है तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा 1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज हमें क्या बताना होता है, टेल्स अबाउट द 1 एटम। तो ऑक्सीजन में या तो ऑलरेडी 1 एटम था तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड होगा, देन वी कैन यूज -2। इन केस ऑफ पर ऑक्साइड ओवरऑल -2 बट पर ऑक्सीजन -1, सो यू कैन यूज ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सुपर ऑक्साइड होता है O2 -1, O2 -1 है तो इसको ओपन करते हैं अपने, तो इसको क्या लिख सकते हैं, O ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड कर दो, हाफ इधर चला जाएगा हाफ इधर चला जाएगा। तो जब कभी भी सुपर ऑक्साइड आएगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1/2 लोगे। एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफी जगह यूज भी होता है, जिसने जो सबसे पहले नोबल गैसेस के कंपाउंड बनाने में हेल्प किया था वो था O2PtF6। O2PtF6 में ऑक्सीजन का ये टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, O2 पर पॉजिटिव है, तो ये कंपाउंड आ जाए इसमें ऑक्सीजन का पूछोगे तो देखो 2 ऑक्सीजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें तो पर एटम बताना होता है, तो पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1/2 हो जाएगा। तो देयर इज ए वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्पीसीज। अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड है देन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 लोगे। एग्जांपल देखते जाते हैं हर किसी का, देखो जैसे ऑक्साइड नॉर्मली जब भी कोई लेते हो तो आप ऑक्साइड ही लेते हो, जैसे KMnO4, तो KMnO4 में देखो एल्कली मेटल है तो इसका ऑलवेज क्या होगा, +1। मैग्नीज का सपोज कैलकुलेट करना चाहते हो X, ऑक्सीजन का एक का कितना होगा, -2, जर्नल लोगे आप इंटू 4 तो X इज इक्वल टू +7। इसका मतलब मैग्नीज का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। ये वाले जो हमने ऊपर किए हैं ये हमेशा आपको पता होना चाहिए, बाकी के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पर ऑक्साइड का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है आपका वो है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड। तो सोडियम पर ऑक्साइड में देखो हमें पता है, इसका तो पता है ना, सोडियम का तो क्लियर है कि ऑलवेज क्या रहेगा, +1 रहेगा। सोडियम का +1 इंटू 2, सपोज यहाँ पर ऑक्सीजन का निकालना चाहते हैं, एक ऑक्सीजन का सपोज X, 2 का 2X, ओवरऑल
कोई चार्ज नहीं है ऊपर, ओवरऑल कोई भी आपका चार्ज नहीं है, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जीरो रख देते हैं। Na2O2 कोई चार्ज नहीं है, जीरो रख दो आप, तो 2x इज इक्वल टू देखो आपका आ जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू आ गया -1। तो यहाँ x जो है -1 आ रहा है, तो ऑक्सीजन का जो यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, वो क्या है आपका, ये पर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर है। तो जब भी ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के अंदर होगा देन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 यूज होगा। एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में आप देख रहे हैं, देखो बेटा O2-1, इसका एग्जांपल देखो, जैसे KO2, इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्लियर है? कैसे कैसे पता लगा हमें, कैसे पता लगा है कि पोटेशियम जो है पोटेशियम का +1 होगा, और एक ऑक्सीजन का x होता है तो दो का कितना हो जाएगा, 2 का 2x इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -12। तो इस टाइप से कंपाउंड से पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि ऑक्सीजन जो है डिफरेंट टाइप में लेना है। एंड यू कैन से दैट कि हाइड्रोजन के केसेस में +1 और -1 हो सकता है, बट ऑक्सीजन के केसेस में वेराइटी हो सकती है, -2, -2, -1, -12, +12। एंड इन द केस ऑफ फ्लोरीन ऑलवेज -1 होगा, लेकिन अदर हेलोजन है तो +1, 0 कुछ भी अनदर हो सकता है हमारे पास। अगर बाकी की केसेस जो हमें निकालने हैं और जो कुछ जो फिक्स याद रखने हैं आपको, वो ऐसे कर सकते हो आप। देखो जब भी कभी एल्काइल ग्रुप आ जाए, आर ग्रुप किसी के साथ आ जाए तो +1 लेना है। आर ग्रुप आ जाए तो आपने +1 लेना है। अब अगर मान लेते हैं एक हमारे पास सिंगल बॉन्डेड कार्बन आ जाए, उसके साथ एक डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाए, तो कार्बन जो डबल बॉन्डेड होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से थोड़ी ज्यादा होती है। तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ट्रिपल होगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो प्लस वाले को, जो सिंगल बॉन्डेड वाले का +1 लेना है, डबल बॉन्डेड वाले का -1 लेना है। जैसे इसीलिए हम लेते हैं ना ये फिनाइल ग्रुप। अब देखो फिनाइल ग्रुप ध्यान रखना है, अब ये कार्बन के साथ अटैच है, मान लो ये फिनाइल ग्रुप है आपके पास, ये फिनाइल। अब फिनाइल का डायरेक्ट वैल्यू यूज करना है आपने, तो डायरेक्ट यूज करना है, तो डायरेक्ट कैसे यूज करोगे आप, कि यहाँ पर चेक करना भाई है क्या। जैसे यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर टोलिन हो गया, ये देखो टोलिन दे लिया मैंने एग्जांपल। वी टेक द एग्जांपल ऑफ टोलिन, एंड इन टोलिन दिस कार्बन इज द सिंगल बॉन्डेड कार्बन, बट दिस कार्बन जहां से अटैच है देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा इसके कार्बन के कंपैरिजन में। देन आप क्या कर सकते हो, इस पूरे ग्रुप का, यहाँ पर CH3 का +1 ले लो, और इस पूरे ग्रुप का आप जो है -1 लोगे, तो फिनाइल का -1 हो गया। बट लेट्स सी दिस एग्जांपल, सपोज वी टेक नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ले लिया। अब नाइट्रोबेंजीन लिया है तो यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप, बट यहाँ पर नाइट्रो है, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है इवन, बट यहाँ कार्बन थोड़ी ना है बेटा, यहाँ नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है। तो अब ये वाला सारा ग्रुप जो लोगे NO2 -1 लोगे, और फिनाइल ग्रुप जो यहाँ लेना पड़ेगा आपको +1 लेना पड़ेगा। तो फिनाइल पे ध्यान देना है, फिनाइल ग्रुप का जब भी केस आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, फिनाइल अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ है तो पूरे फिनाइल के लिए -1 लोगे। अगर फिनाइल किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव OH, NO2, यहाँ NO2 भी हो सकता था, OH भी हो सकता था, NH2 भी हो सकता था, इनके साथ कभी फिनाइल आए देन आपने +1 लेना है। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो बेटा आगे चलते हैं। सर यस बोलो बेटा। सर आपने जो एग्जांपल लिया है O2PTF6 का, ये सुपर ऑक्साइड का एग्जांपल है? ये नहीं, ये सुपर ऑक्साइड नहीं है ना। सुपर ऑक्साइड में क्या होता, O2 -1 आता है उसमें, तो यहाँ पर O2 क्या आ रहा है, +1। तो ये एक तरह की, किस तरह की स्पीसीज है, एक स्पीसीज बनाई गई है। कौन सी स्पीसीज? जैसे O2 में एनर्जी देने से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया सपोज, तो O2 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन बन गया। तो एक्चुअल में ये कौन सी स्पीसीज है, O2 का कैटायन है, O का कैटायन नहीं, O2 का कैटायन है। IP वैल्यू यूज करके आयनाइजेशन पोटेंशियल देंगे तो ऐसा बनाया जाता है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था। ठीक है बेटा? ओके सर। अब आप लोग देखो, ये वाले फार्मूले वाले क्वेश्चन जो हैं वो तो आप इजीली कर ही सकते हो। जैसे मैं आपसे कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाऊं, जैसे मैं एग्जांपल देते हैं, अब कुछ एग्जांपल करते हैं, बाकी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन सपोज K2Cr2O7 है, काफी इंपॉर्टेंट केमिकल है, K2Cr2O7, या मैं आपको कह दूं कि K4FeCN6 है, K4
FeCN6 है, या मैं कह दूं Fe4 Fe3 ये कितना हो गया, FeCN6 कुछ बना लिया हमने, Fe या फेरोफेरिसाइनाइड लेना ना +2, तो ये ले लिया +3, जैसे ये एग्जांपल है। तो यहां पर आप इसके अंडरलाइन वाले के निकालो। अब देखो साइनाइड है तो ऐसे ऐसे कुछ और बता देता हूँ। साइनाइड है तो डायरेक्ट -1 ले सकते हो पूरे साइनाइड का, वाटर है तो 0 लोगे, अमोनिया है तो न्यूट्रल है तो 0 लोगे, जैसे साइनाइड वाला ले लिया। अब ये ले लो एक, इनकी कुछ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा मैं। Fe इसमें जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उनके सपोज आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके देखो, फार्मूला लगाना है जैसे KMnO4H2O2 वाला किया है, जो मिस्टेक होगा वो भी बताऊंगा मैं। देखो बेटा, अब यहाँ इसमें निकालना है आपको सपोज क्रोमियम का, तो क्रोमियम का +6 आएगा। बिल्कुल +6 होगा, गुड। क्यों? क्योंकि देखो कैसे निकालोगे, एक पोटेशियम का +1 होता है तो 2 का क्या हो जाएगा +2। एक क्रोमियम का लेके चलना है, एक क्रोमियम का सपोज x है तो 2 क्रोमियम है तो 2x आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का -2 है, जनरल कंपाउंड जनरली लेंगे तो -2 है तो 7 का -14 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो x निकालोगे तो +6 आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखो K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसका इसमें +2 आएगा। तो +2। हाँ बिल्कुल सही है, +2 होगा, क्योंकि एक पोटेशियम का कितना सर होता है +2। ठीक है, ओके बेटा, +2 गुड। +4, अब x, ये तो इजी से एग्जांपल है ना, -6, एक साइनाइड का -1 होता है तो x इज इक्वल टू कितना हो गया +2, एक का +2 हो गया। जब भी +2 आए तो फेरो साइनाइड बोलना है, और +3 आ जाए तो फेरी, फेरो फेरी। +2 होगा तो इसका कॉमन नेम कंपाउंड का बोल सकते हो आप पोटेशियम फेरो, फेरो बोलना है। +3 होता तो फेरी बोलना, फेरो साइनाइड। अब ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें इस Fe का भी निकालना है, इस Fe का निकालना है। अब कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आगे मैंने रखने स्टार्ट कर दिए। जब भी ऐसा केस आ जाए बच्चों, तो आपने एक काम करना है, कैसे सोल्व करोगे इसको, Fe3 FeCN6 सपोज 2, तो आप इसको क्या करोगे, इन दोनों को ब्रेक कर दो। ये जो वैलेंसी होती है इस वाले आयन की है, ये वैलेंसी इधर वाले आयन की है, ब्रेक करोगे तो Fe+2 इधर चला जाएगा और FeCN6+3 इधर आ जाएगा आपका। तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। आप देखो बताना, अब इस आयरन का तो साफ पता ही लग रहा है, +2 आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका कैलकुलेट करोगे -6, x -6 इज इक्वल टू +3, तो x इज इक्वल टू +3 आएगा। +3 आएगा। तो इट मीन्स इनमें दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस आयरन का +2 एग्जाम में पूछेगा तो दोनों का अलग अलग बताएंगे, इसका +2 और इसका अंदर वाले का आप +3 बोलेंगे। नाम पूछेगा तो क्या देंगे बेटा, बता सकते हो, कॉमन। तो ये देखो, ये प्लस, सब फेरस फेरिक साइनाइड। हाँ ये देखो, इसको अब मैंने क्या बोला था, जब +2 हो तो क्या बोल सकते हो, फेरो, तो प्लस पहले वाले को फेरो बोलोगे, और ये +3 में तो फेरी, फेरो फेरी साइनाइड। इसी तरह का एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा ये होता है,
ये आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है ये वाला एग्जाम। इसमें देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो निकाल सकते हैं ना। कैसे ले जाएंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा आपका, Fe+3 हो जाएगा, और इस तरफ कैलकुलेट करोगे तो FeCN6, ये 4 नेगेटिव इधर आ जाएगा। तो अब 4 नेगेटिव है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, इसका निकालोगे तो +2 आएगा, बिकॉज x -6 इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू +2। इसमें देखो ये +2 वाला है और ये +3 है, तो इस केमिकल का नाम पूछा जाएगा। तो देखो ऐसे निकालते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता, एक x लेते फिर 4x करते, तो बेस्ट ये था हमने इस आयन को अलग कर दिया, इस आयन को अलग कर दिया, तो इस आयन का भी पता लग गया, इस आयन का पता लग गया। अब सपोज एग्जाम में ये आपसे नाम पूछता है तो इसका नाम होगा, पहले वाला आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फेरी, फेरी, और दूसरे वाला +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फेरो, तो इसका नाम हो जाएगा फेरी फेरो साइनाइड, कॉमन। IUPAC तो बताऊंगा जब कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री करेंगे, फेरी फेरो साइनाइड, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स एंड इट इज फॉर्म्ड इन द टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन। इसको प्रशियन ब्लू बोलते हैं, प्रशियन ब्लू। एग्जामिनर कैन आस्क इन योर एग्जाम विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू होता है जैसे हरे और नीले को मिला दें जो मिक्सअप वाला कलर बनता है, उसको प्रशियन ब्लू बोलते हैं। तो ये जो प्रशियन ब्लू कलर है ये बनता किसमें, ये भी पूछा जा सकता है। ये जो फॉर्म होगा, फॉर्म इन टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनके टेस्ट किए जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, तो नाइट्रोजन के टेस्ट किए जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो फेरी फेरो साइनाइड याद रखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। फेरी फेरो साइनाइड किस कलर का होता है, प्रशियन ब्लू। किस जगह पे बनता है, नाइट्रोजन एलिमेंट के टेस्ट जब हम करते हैं तो उस टाइम पे ये नाइट्रोजन है ना, ये देखो इस नाइट्रोजन जाके साइनाइड में बन जाता है, तो नाइट्रोजन के टेस्ट में बनता है, तो इसको बोलते हैं फेरी। तो इसलिए मैंने जो एग्जांपल जितने बेटा सिलेक्ट किए ये रैंडमली नहीं किए हैं, ये इसलिए किए हैं कि एग्जाम में अलग अलग चैप्टर में पूछे जाते हैं, इस चैप्टर में नहीं तो किसी और में पूछ लिए जाएंगे। क्लियर बेटा, आगे चले, कोई डाउट तो नहीं। अब No, sir. नेक्स्ट सी इन दिस एग्जांपल। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया मैंने, दिस वन, this is another important example, FeH2O5 NOSO4। ये जो होता है बेटा ये ब्राउन कलर का होता है, इसको बोलते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ब्राउन कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का होता है। ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स होता है, ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता किसमें एक्चुअल में, ये नाइट्रेट या नाइट्राइट का ब्राउन रिंग टेस्ट में बनता है। फॉर्म इन ब्राउन रिंग टेस्ट, इसी नाम से पूछा भी जाएगा, ब्राउन रिंग टेस्ट। किसका टेस्ट होता है ये ब्राउन रिंग, ऑफ नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन और नाइट्राइट आयन। नाइट्रेट का फार्मूला होता है बेटा NO3 नेगेटिव, एक ऑक्सीजन कम कर दो तो नाइट्राइट हो जाएगा, NO2 नेगेटिव, फार्मूला पूछा जा सकता है। तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, और एक्चुअल में ब्राउन रिंग आता कहां से है यहाँ पर, इसका रीजन है कि यहां पर क्या होता है, NO जो होता है, NO वो न्यूट्रल नहीं है, NO अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही अपना NO एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेगा, इट मीन हेयर NO पॉजिटिव एज NO+1, NO+1 हेयर। आपको एग्जामिनर जो होगा, इट इज नॉट गिवन इन एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जामिनर, NO आपको न्यूट्रल दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में आपने न्यूट्रल नहीं लेना, आपको ये केमिस्ट्री स्टडी की हुई है, आपको पढ़ना है कि यहाँ जो NO होता है अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयरन को कर देता है, और NO को जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो +1 लेकर के निकालना है, NO का न्यूट्रल लेके नहीं निकालना, एग्जामिनर नहीं देगा, ये बात आपको खुद सोचनी है ये थिंग्स। एंड सेकेंडली क्या है बेटा, दैट इज द रीजन ऑफ इट्स कलर, इट्स कलर जो है, इट्स कलर इज ब्राउन। एंड ब्राउन कलर क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज का ट्रांसफर होता है, और जब चार्ज का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर विजिबल रेंज की एनर्जी लेके होगा
तो वो चीज कलर्ड हो जाएगी। तो आप कहोगे ब्राउन कॉम्प्लेक्स के कलर का रीजन ये वाला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, और इसका जो कलर जो है इसी रीजन से है, इसलिए इसका जो ब्राउन कलर हो गए उसका रीजन दोगे आप कलर ड्यू टू, रीजन पूछा जाएगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आंसर दोगे आप, चार्ज ट्रांसफर सीटीएस, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के रीजन से ये कलर है। कोई पूछा जाएगा ना आगे चल के, आप देखो डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे, देन आई विल टीच यू द रीजन ऑफ कलर, और in most of cases the reason of color is the DD transition, but that is not DD transition, that is the charge transfer spectra। याद रह जाएगी ना बेटा बात, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, और इस कॉम्प्लेक्स को याद रखना है। FeH2O5NOSO4 किस में बनता है? ब्राउन कलर का होता है। क्यों ब्राउन कलर का होता है? ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या कहोगे, बनता कहां पर है ये? फॉर्म्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट तो ये भी याद हो जाएगा आपको कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है, और इस ब्राउन रिंग का रीजन होता है ये कॉम्प्लेक्स। अब आ जाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था आपको, तो पूछा जाएगा भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो बनता है इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स of nitrate or nitrite ion, what is the oxidation state of iron? So in this case oxidation state of iron, अब suppose we can use the formula, we can use the algebration, oxidation state of iron is suppose X, और water is a neutral so 0, and NO का as I said you, NO का 0 नहीं लेना आपने, +1 लेना है। सल्फेट का आपको पता ही है, टोटल सल्फेट का -2 चार्ज होता है, -2 इक्वल टू 0। तो x is equal to, very interesting, x is equal to +1। such type of example is very rare for iron। आयरन के ज्यादातर जितने कंपाउंड देखते हो बेटा, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है? या तो +2 मिलता है या +3, आप देख ही रहे हो। यू कैन सी इन दिस एग्जांपल, इन मोस्ट ऑफ केसेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2 और +3। सर इसमें वाटर न्यूट्रल कैसे है? वाटर तो न्यूट्रल ही होता है ना बेटा, H2O पर चार्ज थोड़ी ना आएगा। H2O जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो H2O पर कुछ चार्ज थोड़ी ना होता है, इसलिए H2O का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी लेना हो तो कितना लोगे? 0। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि H2O लिया या अमोनिया लिया, ये न्यूट्रल है ना सारे, ये 0 लोगे। लेकिन साइनाइड जो होता है वो Cn नेगेटिव होता है, इसलिए टोटल का चार्ज कितना लेते हो आप? -1। इज इट क्लियर? यस सर। तो H2O में इन दिस केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1। देखो है ना इंटरेस्टिंग कि ऐसा कंपाउंड आपने कभी नहीं देखा होगा कि आयरन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है, बट एक्चुअल में +1 थी नहीं बेटा, थी तो +2, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर से इधर आ गया तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसलिए +1 बन गई है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में आएगा ब्राउन रिंग में, देन क्या दोगे आप? +2 नहीं देना बेटा, क्या देना है? +1। और यू कैन कंफ्यूज बाय दिस एग्जांपल विद दिस कंपाउंड। एक मैंने इधर लिखा होगा आपको, प्रशियन ब्लू ऊपर गया, निकालते हैं। पर्शियन ब्लू तो साइड में ही लिखा हुआ है। पर्शियन ब्लू तो हो गया ना हमारा, ये देखो ये वाला कंपाउंड, ये Na2FeSCN5NO। अब इसमें और इसमें देखो बहुत कम डिफरेंस है, अगर ध्यान नहीं दोगे ना तो डिफरेंस पता नहीं लगेगा आपको। क्या डिफरेंस है इस कंपाउंड में? तो जो इधर लिखा था हमने, ये तो लिखा था FeH2O5NO, इसमें भी वही है Fe, लेकिन CN5NO। सिर्फ ये डिफरेंस है कि यहाँ पर वाटर था और यहाँ पर साइनाइड। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज कर सकता है आपको, तो ध्यान रखना जो वाटर वाला है वो आपका ब्राउन रिंग टेस्ट वाला है, वाटर वाला। साइनाइड वाला जो है Cn वाला आयरन के साथ, वो फिर जो टेस्ट होता है वो सल्फर का टेस्ट होता है। ये देखो सल्फर रखा हुआ है, इसके टेस्टिंग में यूज होता है। और इस केमिकल को जो ये मैंने यहां लिखा है, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड केमिकल है, ये सल्फर के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सल्फर के टेस्ट के लिए यूज करोगे तो कलर से कलरलेस जो आ जाएगा वो, तो उसका हमारा टेस्ट हो जाएगा सल्फर का। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होगा तो आप बोलोगे वो सल्फर के टेस्ट के लिए है, ये यूज होगा, यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सल्फर, यूज्ड ऑफ टेस्ट ऑफ सल्फर। तो सल्फर वाले केसेस में ये टेस्ट में ये यूज ये किया जाता है, बनता ये है। तो इन दोनों कंपाउंड के देखो फिर जो सल्फर वाले टेस्ट कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है।
क्योंकि दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंडिस्पेंसेबल एग्जांपल्स, तो आपके बहुत सारी जगह काम आते हैं। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फार्मूला याद होना चाहिए आपको, Na2FeCN5NO, ये याद रखना है। अब इसमें भी वही बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी कलर्ड, जैसे बताया है ये कलर है, सल्फर का टेस्ट करोगे, मान लो सल्फाइड लेके सल्फर का टेस्ट किया आपने, तो ये अटैच होके ये बन जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है जब सल्फर का टेस्ट करते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, यू कैन चेक आउट बाय दिस इक्वेशंस, Na4FeCN5 and NO, that will be the product of reaction of sodium nitroprusside। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एक केमिकल होता है जिसकी कुछ ड्रॉप सल्फाइड के अंदर डालते हैं तो उससे इसका जो वायलेट कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है। तो अब पॉइंट ये आता है कि जब ये टेस्ट करते हो आप, तो ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, पहला पॉइंट आएगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड किसके लिए यूज होता है, तो ऊपर लिख ही दिया आपने, यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। तो अब यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है और यहां निकालना है और चेक करना है क्या आएगा। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था, यू कैन यूज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NO, एग्जामिनर नहीं देगा बेटा, आपने यूज करना है, ये आपने बनाना है। तो अब निकालो, देखो ये हो जाएगा, देखो एक सोडियम का +1, 2 का +2, आयरन का सपोज X, साइनाइड का -1 1 का होता है तो 5 है तो -5, NO का लेना है +1 इक्वल टू 0, तो टोटल सम लगा दो, 2 और 1 3, X इधर चला जाएगा तो कितना हो गया +2। तो हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, ये पूछेगा एग्जामिनर आपसे। तो ध्यान रखना बेटा, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड। इन प्रीवियस केस ब्राउन कॉम्प्लेक्स तो जो था वो नाइट्रेट का टेस्ट था ब्राउन, और उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आया था। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सल्फाइड का टेस्ट है, इसमें जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड केमिकल वी आर गोइंग टू यूज, here the oxidation state of iron is +2 and this sodium nitroprusside react with sulfide ion to form this complex। अब here what is the difference in oxidation state of reactant and product, तो इसके अंदर अगर आप बनाओगे तो सोडियम, तो ये देखो सोडियम होता है तो +1 होता है तो +4 आगे टोटल। आयरन का सपोज CN5NOS नहीं होगा, NOS ऐसा आएगा क्योंकि अटैच करोगे ना आप, ये सल्फर तो आएगा। तो Na4 Fe कितना है, देखो Fe X है सपोज, साइनाइड का कितना हो गया 5, और अब ये NOS पूरा का पूरा एक स्पीसीज लेना है बेटा, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने अलग अलग ले लिया एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है, इट माइट बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, बिकॉज आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर, आयरन के साथ 6 स्पीसीज अटैच हो सकती हैं, तो आयरन की 5 तो साइनाइड ही हो गई। अगर आपने इन दोनों को अलग अलग कर लिया तो एक NO और एक S कर दिया तो 7 हो जाएगा, फिर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज प्रैक्टिकली नॉट ट्रू। तो NOS पूरा का पूरा 1 स्पीसीज है और पूरे के पूरे का +1 लेना है आपने, तो +4 +X -5 पूरे के पूरे का +1 लोगे आप, इज इक्वल टू ओवरऑल 0, देन X इज इक्वल टू 4, और यहां कितना हो गया, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल लेना ना, तो स्पीसीज NOS पूरी लेनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, NO का +1 आ गया और सल्फर का -2 आ गया, एक चीज और अटैच हो जाएगी, तो +1 और -2 और यूज कर लेना बेटा। स्पीसीज एक ही लेनी है सिंगल, मतलब स्पीसीज ऐसे लेना है NOS, और इस पूरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो NO का ऑलरेडी ले चुके हो +1 और सल्फाइड का होता है ऑक्सीजन की तरह -2, तो पूरे के पूरे का हो जाएगा -1, एग्जाम का पार्ट हो सकता है बेटा इसमें आपकी। तो NOS फुल स्पीसीज 1 है, पूरे NS का लेना है तो -1 ले लो, दोनों का अलग अलग करना है तो NO का +1 लेना है, क्योंकि यहाँ लिया है आपने, देखो हेयर यू हैव ऑलरेडी यूज्ड +1, और सल्फर का होता है तो सल्फाइड होगा तो -2, +1 -2 तो ये कैंसिल हो गया, तो X इज इक्वल टू +2। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एंड इट्स प्रोडक्ट, देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ केसेस, द ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ भी +2 थी, यहाँ भी +2 है। ये सारे बेटा याद करने हैं, ये फार्मूले याद करने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये फार्मूले याद करने हैं। सल्फाइड के लिए टेस्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ NO स्पीसीज है, यहाँ पर NOS स्पीसीज है पूरी की पूरी, यहाँ NO का टोटल चार्ज +1 है, या NOS का टोटल चार्ज -1 है, अकेले NO का +1 और सल्फर का -2, टोटल निकालना है, अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। क्लियर बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल का फार्मूले से हम कैसे कैसे निकालेंगे। अगर कभी भी आपका CO के साथ आ जाए कोई भी मेटल,
इसको बोलते हैं, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल। तो कार्बोनिल के साथ कोई भी मेटल कार्बोनिल आ जाए तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। इन मेटल कार्बोनिल, न्यूट्रल होना चाहिए मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल 0। जैसे आपके पास एग्जांपल दिया जाता है ना, जैसे आपने देखो मेटलर्जी में एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखो पूरी केमिस्ट्री हम जो है गो थ्रू करते जा रहे हैं साथ की साथ, तो वहां आपने पढ़ा होगा पूरी केमिस्ट्री में एक मोन्ड प्रोसेस से निकल बनाते हो आप, प्योर करते हो निकल, NiCO4 होता है। तो ये मोन्ड प्रोसेस से आप प्यूरिफिकेशन करते हो, NiCO4 बना करके, Ni इम्प्योर होता है, इम्प्योर, और CO से रिएक्शन करवा के हम NiCO4 बनाते हैं, फिर इसको हीट करके वापस प्योर निक्ल बनाते हैं। और ये जो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का प्रोसेस जो होता है, इसको बोलते हैं मोन्ड प्रोसेस, मोन्ड प्रोसेस। तो मोन्ड प्रोसेस में आपने देखा ये स्पीसीज बनती है NiCO4, तो मेटल का कार्बोनिल तो है और न्यूट्रल है। तो जब कभी भी मेटल का कार्बोनिल आएगा तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज रखना। पूछा जाता है डायरेक्ट, सीधा सा, इजी सा, लड्डू सा क्वेश्चन आता है, मेटल कार्बोनिल में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, बिकॉज CO 0 है यहां पर, तो Ni भी तो 0 हो जाएगा, निकाल के भी देख लो। मैं आपको ये बोल देता हूं, यू कैन कैलकुलेट, सपोज निकिल का X, CO का 0, तो टोटल 0 इंटू 4 0 ही तो होगा, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, 0, तो X इज इक्वल टू 0 ही आएगा। तो निकाल के देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा, बट आप याद रख सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल में ऑक्सीडेशन स्टेट आपका इतना रहता है। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चलूं? सुन रहे हो बेटा मेरी आवाज? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो ये तो हुआ एक पार्ट जिसमें आपने फार्मूला बेस्ड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है, लेकिन एग्जाम में एग्जाम का रिक्वायरमेंट सम मोर हाई, वो आपसे क्या करेगा, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाएगा आपसे एग्जाम में, आपकी स्ट्रक्चर बेस। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूं स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैं रिकमेंड भी करूंगा जो एग्जांपल मैं जिस तरीके से निकाल रहा हूं एग्जाम में आप उसी तरीके से निकालना। स्ट्रक्चर बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, आप स्ट्रक्चर बनाओगे, स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, एक्सेप्ट ऊपर वाले एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल छोड़ देना, इसलिए मैंने ऊपर वाले अलग से करा दिए मैंने आपको। अब जो निकालने हैं इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड, इस चैप्टर में स्पेशली अगर पूछेगा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, तो आपने ध्यान रखना है अगर दो एटम के बीच, A और B के बीच, दोनों एटम बिल्कुल सेम है, A और A, और बीच में उनके कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों को पर बॉन्ड जो असाइन करेंगे वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच है, कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच है। तो जैसे देखो H और H दोनों सेम एटम है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी 0, इसका भी 0। जैसे O2 है, O2, तो O2 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, OO, तो पर बॉन्ड, दो बॉन्ड है, O2 को ऐसे लिखेंगे, तो पर बॉन्ड दोनों सेम एटम है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लिखेंगे। एक्सेप्ट, अब जहां एक्सेप्ट करता जाऊं वहां ध्यान देते जाओ। एक्सेप्ट एक बताऊंगा अब, इफ ऑक्साइड इज रिप्लेस्ड बाय सल्फाइड, देन जो आउटर S जो सल्फाइड है उसका -2 लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आया है तो सल्फर एज -2 आएगा। अभी बताऊंगा कैसे, एक बार और क्लियर, इधर एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं। अगर दोनों एटम अलग अलग है बेटा, A और B, उनके बीच कोवलेंट बॉन्ड है और B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन you need to assign the oxidation state of B is -1 and A is +1। दोनों अगर डिफरेंट एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को -1 देना है, इसको +1। सपोज एज एग्जांपल मैं लेता हूं H2O, H2O2 क्या होता है, देखो अगर H2O होता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, जब ऑक्सीजन बढ़ने लग जाते हैं तो पर वर्ड लग जाता है, इसलिए आप इसको बोलते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड।
हाइड्रोजन, अब आपको देखो वो ऑक्सीजन क्या लोगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड लोगे, पर ऑक्साइड अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप इसकी स्ट्रक्चर क्लियर करेंगे तो स्ट्रक्चर बनाते हो ना, HO OH, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब आप पर बॉन्ड असाइन करते जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो H और O के बीच कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इसको +1 दे दो, इसको -1 दे दो। फिर देखो O और O दोनों, फिर फर्स्ट वाला रूल, दोनों एटम बिल्कुल एक जैसे हैं तो दोनों के लिए असाइन करोगे 0 एंड 0। फिर O एंड H तो कोवलेंट बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसको -1 और +1। अपने आप ही देखो H2O2 में ऑक्सीजन का जो आया है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। तो ए बी में अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको -1 पर बॉन्ड -1 देना है, दूसरे को +1 देना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसका। तो जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, सपोज ब्लीचिंग पाउडर। ये सब वो एग्जांपल है बेटा जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, CaOCl2। तो CaOCl2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो कैल्शियम सेकंड ग्रुप का है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन भी आपको पता है, फॉर्म 2 बॉन्ड जनरली, एंड क्लोरीन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड। तो एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो। सबसे पहले तो स्ट्रक्चर याद करो, स्ट्रक्चर याद करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। अब आ जाओ आप 1 बाय 1 सबका असाइन कर सकते हो। देखो OCl, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो किसका होता है, ऑक्सीजन का। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को -1, क्लोरीन को +1। एंड यहां आ जाओ, देखो कैल्शियम और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसको -1, कैल्शियम को इधर से +1। फिर इधर से आ जाओ CaCl में, ये मेटल, ये नॉन मेटल, ये -1 और ये +1। तो देखो आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस पॉइंट का। आपसे किसी का भी क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दे दोगे। तो कैल्शियम का देखो टोटल हो गया +2, ऑलवेज +2 रहता है। ये ऑक्सीजन जनरल ऑक्साइड हो गया क्योंकि -2 आ रहा है ऑक्सीजन का। बट व्हाट इज वेरी सरप्राइजिंग, one thing is very surprising, both chlorine atom has different oxidation state. This chlorine which is attached with the oxygen is the +1 oxidation state. यहां पर आप देखोगे ये क्लोरीन +1 में आ रहा है, बट ये क्लोरीन देखो -1 में आ रहा है। तो एग्जाम में पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, देन आपके आंसर दोनों आएंगे, +1 भी आएगा एंड -1 भी आएगा। तो दोनों आंसर देंगे आप ब्लीचिंग पाउडर वाले एग्जाम्पल में। अब मैंने यहां बताया था कि कुछ जगह आपका इस तरह का एक्सेप्शन बनता है। कहां एक्सेप्शन बनता है, देखो एग्जांपल हम देखते हैं। एक्सेप्शन क्या बनता है, उसका रीजन है, और वो जो रीजन हमने किया है वो रीजन क्लियर इधर लिखा है हमने। तो वो क्या किया है रीजन हमने, सपोज बेटा अगर हम ले लेते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। अगर सल्फेट आयन का एक ऑक्सीजन हटा करके उसकी जगह सल्फर लगा दें तो ये हो जाएगा S2, एक ऑक्सीजन हटा के लिख दिया O3 2 नेगेटिव। ये काफी फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम सल्फेट आयन। और ये जो देख रहे हो आप इसको बोलते हैं थायो सल्फेट आयन, थायोसल्फेट आयन। अब SO4 का स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो S, 2 डबल बॉन्ड बना दो और 2 नेगेटिव चार्ज वाले बना दो। तो यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो यहां 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड के लिए इसको -2, यहां पर +2, यहां 2 बॉन्ड है तो -2, सल्फर को +2, यहां सिंगल बॉन्ड है तो -1, इधर +1 मिल गया, इसको इधर -1 +1 मिल गया। तो सल्फर का टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहां पर +6, 2 2 4 और +6। तो सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +6। बट हियर थायोसल्फेट आयन, इट मींस एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर दिया आपने। तो स्ट्रक्चर जब बेटा बनाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, ये आपका फिर से बताना क्या, सल्फेट आयन का फिर से। हाँ देखो इधर में एक सल्फर है और ऑक्सीजन 4 है, यहां पर क्या है ऑक्सीजन 3 है और 2 सल्फर है, यानी कि एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर आ गया। तो ऑक्सीजन एक कम हो गया, 4 से 3 हो गया और सल्फर एक बढ़ गया। तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे आप, S2O3 2 नेगेटिव का, कि भाई यहाँ O नेगेटिव, ये सल्फर O नेगेटिव और ये O, यहां एज्यूम कर लेते हैं कि भाई O को हटा के सल्फर आ गया। तो यहां आप देखोगे ना दोनों सल्फर दिखाई देंगे आपको,
थायोसल्फेट में दोनों सल्फर हैं, तो ये रूल नहीं लगाना, क्योंकि ये तो सेंट्रल एटम पे दोनों ए होने चाहिए ऐसे, यहाँ सेंट्रल में नहीं है, एक सेंट्रल वाला है एक साइड वाला है, और साइड वाला कहां से आया है, वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आया है। इसलिए अब ये दोनों एक जैसे हैं, बट आप इन दोनों को जो है वो सेम 0 0 नहीं दोगे, क्योंकि जो जितना ऑक्सीजन का होगा, तो यही लिखा था मैंने ऊपर, देखो यू कैन सी हेयर ऑक्साइड इज रिप्लेस्ड बाय सल्फाइड, देन आउटर सल्फर -2। अब इस सल्फर का एग्जाम में आप -2 दोगे, अंदर का वही पहले का -2 और +2, इधर का -1 +1, इधर का -1 +1, इधर का -2 +2। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा ऐसे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन थायोसल्फेट आयन, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो गया अब ये। थायोसल्फेट आयन में जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उसका आ जाएगा 6 + 6, सेंट्रल एटम का +6, और साइड एटम का देखो दोनों सल्फर सल्फर थे, ये रूल नहीं लगा सेम एटम वाला, क्योंकि ये साइड वाला सल्फर है, तो उसका कितना आया, एक का +6 दूसरे का -2। तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये क्लिक करोगे आप, +6 एंड -2। अगर वो पूछता है एवरेज बताओ, तो एवरेज निकाल लो, एवरेज एक +6 है एक -2 है बाई 2, तो +6 -2 +4 बाई 2, तो कितना हो गया, एवरेज जो आपका आ गया +6 अंदर वाले का बाहर वाले का -2 +4, तो एवरेज आप दे दोगे 2 आ जाएगा, दोनों का एवरेज। अब जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे उस हिसाब से ज्यादातर ये पूछता है, लेकिन क्वेश्चन की फ्रेमिंग है भाई, हम चैलेंज तो नहीं कर सकते ना एग्जामिनर को। एक्चुअल तो ये कंडीशन है, थायोसल्फेट में जो बाहर वाला सल्फर होगा उसका -2 और सेंट्रल वाले सल्फर का +6, लेकिन दोनों सल्फर का मतलब एवरेज पूछ लिया सल्फर का, तो एक का +6 दूसरे का -2, टोटल 2 स्पीसीज हैं, तो आप बोलोगे +2। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल आप देखते हो टेट्राथायोनेट आयन, ये देखो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस शायद किया हो, H2O3 2 नेगेटिव। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें इसमें, कोई भी KMnO4 डाल दिया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया आपने, तो H2O3 जो कन्वर्ट हो जाता है S4O6 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो H2O3 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो अभी देखो सल्फर का एवरेज निकाला हमने +2 आ गया, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब यहाँ एवरेज निकालोगे तो एवरेज आ जाएगा आपका 2.5, क्योंकि एक सल्फर का सपोज x है, तो 4x ऐसे निकाल लेता हूँ, 4x -12 इज इक्वल टू -2, तो 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 2.5, तो यहाँ कितना आ रहा है, +2.5 आ रहा है। तो थायोसल्फेट आयन को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो टेट्राथायोनेट आयन में कन्वर्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हम, ये वाला जो है वो है टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, थाया मतलब सल्फर, टेट्राथायोनेट आयन। तो जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो आप यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका एन फैक्टर क्या होगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेगा, तो एन फैक्टर कैसे देखते हो, यहां कितना है सल्फर का चार्ज +2, यहां कितना है +2.5, डिफरेंस लेते हो आप एन फैक्टर निकालने के लिए, इधर +2 इधर +2.5, कितने का डिफरेंस आया बेटा, 0.5 का। फिर आप यहां सल्फर देखोगे कितने स्पीसीज में, टोटल 2 है, तो 2 से कैलकुलेट कर लोगे, यानी कि 1 आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा ये, यहां से यहां जाने में 1 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, तो एन फैक्टर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट मेरा पॉइंट था कि पहले ये ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर दोनों, और ये जो है दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकाल लो, और कितने स्पीसीज में कितने एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो एन फैक्टर आ जाता है आपका, तो ये एन फैक्टर हो जाएगा किसी का भी। बट पॉइंट ये था कि ये तो आ गया एवरेज, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में एक्चुअल हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो यू नीड टू ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राथायोनेट आयन। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखो टोटल है सल्फर है 4, तो बेटा सल्फर 4 है तो उनको 4 ऐसे बना दो, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन है 3, इधर साइड वाले एटम इधर और इधर वालों को 3 डिवाइड कर दो, तो 3 डिवाइड करोगे तो 1 2 और एक नेगेटिव वाला 3 हो गए, फिर इधर देखो 1 2 ये 3 आ गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। जब आपका स्ट्रक्चर बन गया तो अब आपके लिए बड़ा इजी है बता बनाना, देखो हर एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। जैसे इस सल्फर का निकाल, यहां पर बेटा ऑक्सीजन का होगा -2, इधर से 2 बॉन्ड है तो इधर आ गया +2, एक ही बॉन्ड है तो इधर आएगा -1, इधर आएगा +1, एक 2 बॉन्ड है -2 तो इधर आ गया +2, तो टोटल देखो कितना हो गया। ये दोनों सल्फर सल्फर एक जैसे हैं और सेंट्रल लाइन के अंदर है, तो दोनों को 0 0 असाइन करेंगे।
इधर देखो सेंट्रल लाइन के अंदर है तो दोनों को 0 0 असाइन करेंगे। सेंट्रल लाइन में साइड सल्फर नहीं है ये, तो दोनों सेम है तो 0 0 असाइन करेंगे। इसको असाइन करोगे तो वापस देखो ये -2, ये +2, इधर से -1, फिर +1, इधर से -2, और ये कितना आ गया आपका +2। तो टोटल देखो जो ये ये वाले जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2 2 4 1, आप बोलोगे टेट्राथायोनेट में इस सल्फर का 5, अंदर वाले दोनों सल्फर का 0 0, इधर वाले सल्फर का भी +5, इधर वाले सल्फर का भी +5। तो अगर आपके एग्जाम में जैसा आपका प्रॉब्लम आए उस तरीके से आंसर देना है आपने। एग्जाम में अगर आपसे एक्चुअल पूछेगा कि सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप बोलोगे 2 सल्फर तो ऐसे हैं जिनके +5 हैं और 2 सल्फर ऐसे हैं जो 0 हैं, और एवरेज निकालोगे तो वापस देखो यही आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना हो गया +5 +5 +5 +5 0 0, और टोटल कितने हैं 4, तो 10 को 4 से करोगे तो वापस 2.5 आ जाएगा। तो ये जो डायरेक्ट निकालते हैं हम, ये तो एक्चुअल में एवरेज निकलता है, और एक्चुअल जो निकलता है वो स्ट्रक्चर में निकलता है। तो ऐसे सल्फेट, थायोसल्फेट, टेट्राथायोनेट, ऐसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं आपसे जो काफी पूछे जाते हैं। क्रोमियम के कुछ हैं, देखो एक तो है K3CrO8, एक ये पूछा जाता है, और एक पूछा जाता है आपका CrO5, एक पूछा जाता है आपका CrO2Cl2। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड गैस, क्रोमिल क्लोराइड गैस, क्रोमिल क्लोराइड। तो यहां पर क्रोमियम के पूछे जाते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर क्लियर हो तो ज्यादा बेस्ट है। तो इसका जो क्रोमियल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है CrO8K3, तो वो ऐसे होता है Cr प्रोबेबली स्ट्रक्चर ये होगा, मतलब पर ऑक्साइड लिंकेज होंगे इसके अंदर। CrO8, ऊपर जो पोटेशियम का 3 हटा दूं तो -3 सपोज लगा लो आप। तो इसमें क्या होगा कि इधर देखो आप टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का निकालना है, या अगर आपको ये नहीं है तो ये आपके लिए इजी है कि आप K3 लिखो, इसको Cr लिखो, और यहाँ सारे के सारे जो ऑक्सीजन है वो पर ऑक्साइड है, तो आप ऐसे लिखो OO, तब भी आपके तब फार्मूलेशन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अब देखो दोनों चीजें क्लियर कर देते हैं, पहले फार्मूलेशन निकालते हैं। एक पोटेशियम का +1 होता है तो 3 का +3 हो जाएगा। क्रोमियम का यू वांट टू कैलकुलेट, सपोज दिस वन इज द X। पर ऑक्साइड OO, तो पर ऑक्साइड का कितना बताया था -1, क्योंकि हाफ इसका -1 CrRO, इसका X आ गया, तो ये कितना हो गया आपके पास, टोटल हो गया -2, -1 और -1 ये पढ़ा था ना हमने, ओ पर ऑक्साइड -1 -2 इंटू 4, -2 इंटू 4 हो गया इक्वल टू ओवरऑल 0, तो x इज इक्वल टू +5। इट मीन्स इन दिस कंपाउंड K3CrO8 में ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। और यहां से स्ट्रक्चर से तो बिल्कुल ही क्लियर है। तो इसमें देखो पर ऑक्साइड लिंकेज कितने आ रहे हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये तो 4 पर ऑक्सी लिंकेज। ये भी पूछा जाता है कितना पर ऑक्सी लिंकेज है इसमें, तो 4 पर ऑक्सी लिंकेज है। और बनाओगे तो कैसे आएगा, हर किसी एक ऑक्सीजन से पर ऑक्साइड वाले हैं तो इनका -1, सपोज एक जगह लिख देता हूं मैं, इसका -1, तो इधर से कितना आएगा +1। तो ऐसे 8 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं +8, तो +8 और ऊपर -3 हटा दो आप, तब भी टोटल कितना आएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तब भी निकालोगे तो +5। इसमें हर एक किसी का ऐसे कर लोगे X, क्रोमियम का हर एक ऑक्सीजन से कितना आ रहा है 1 1 1, तो टोटल 8 हो गए ना, तो -8 लिख दो इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू +5। तो याद रखना आप कि भाई K3CrO8 में पर ऑक्सी लिंकेज जो होते हैं 4 होते हैं, 1 2 3 4 पर ऑक्सी लिंकेज, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का आता है +5। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है CrO5, ये भी बिल्कुल ऐसा है। देखो इसमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे आप, स्ट्रक्चर यू नीड टू क्लेम द स्ट्रक्चर, ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। तो Cr, इसमें एक CrO5 है, तो CrO5 को बटरफ्लाई स्ट्रक्चर टाइप बना दो, बटरफ्लाई जैसी। तो बटरफ्लाई ऐसे बनाते हैं हमने, Cr, एक को ऐसे बनाओ,
सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बटरफ्लाई। तो इसीलिए इसको, इसकी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं हम, इसी नाम से बोलते हैं इसको, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देखोगे दो परऑक्सी लिंकेज है, 2 परऑक्सी लिंकेज, एक ये रहा एक ये रहा, इसमें 4 थे। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इस ऑक्सीजन का -1, इस ऑक्सीजन का -1, वो यहां से आएगा, आपस से तो 0 आया, इधर से भी, इधर का -1, इधर से -1, इस वाले का -2, तो टोटल देखो कितना हो गया, -1 -1 -1 -1 -2, तो अंदर वाले का +6। तो अगर आपसे CrO5 पूछेगा देन योर ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। तो CrO5 में 2 परऑक्सी लिंकेज, और इसमें ऑक्सीजन 2 टाइप के हैं, देखो इसमें सारे ऑक्सीजन एक ही टाइप के थे, परऑक्साइड थे, इसमें ये ऑक्साइड वाला है -2 वाला, और -1 वाले परऑक्साइड वाले। और लास्ट वन आप देख सकते हो इसमें, ये मैंने दिया आपको CrO2 Cl2, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो CrO2 का, CrO मतलब आपको पहले स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे इनके। तो इसका देखो -2, इसका भी -2, इसका -1, इसका -1, तो -2 -2 -4 -5 -6, क्रोमियम का +6 हो जाएगा। तो क्रोमियम के 3 काफी इंपोर्टेंट एग्जांपल है, K3CrO8, CrO5, CrO2 Cl2, स्ट्रक्चर से निकल, इसमें कोई परऑक्सी लिंकेज नहीं है, इसमें दोनों ही नॉर्मल ऑक्साइड्स। सर कितने स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे? जितने मैंने बताए हैं, इसके अलावा नहीं आएंगे? इसके अलावा नहीं आने के चांसेस ज्यादा हैं। ये तो, यही तो फायदा है ना आप लोगों को, कि आपको सिर्फ वो पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आएगा। सर परऑक्साइड का तो -1/2 होता है ना? परऑक्साइड का तो -1/2 होता है ना? सुपर ऑक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का, हाँ सुपर ऑक्साइड। इसीलिए जो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लो, तो आपका क्या है, इससे क्वेश्चन कहीं भी गलत होने का चांसेस नहीं रहेगा, क्योंकि यही आना है, फिर इसी से क्वेश्चन बनने हैं आप। एंड यू कैन चेक फ्रॉम प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, आप उठाओगे आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर? इनको बना के देखना स्ट्रक्चर, पहले हाँ नहीं बनाई हो तो बना के देखना, इसको 2-4 बार बनाओगे याद हो जाएगा। चले आगे चलें बेटा। तो ये आप जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे देन आपको क्या होगा, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग भी बड़ी इजीली कर सकते हैं और न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं। ये सारा जो हम जो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे हम उसी के लिए कर रहे थे। देखो इसमें अब हमारे पास होती है, हमारा पॉइंट तो था रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि रेड ऑक्स मतलब ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी रिएक्शन जो होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है जनरली। तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन क्या होंगी इसमें, मोस्ट ऑफ रिएक्शन आप देखोगे रिडॉक्स ही होती है। जैसे आपका कंबशन, तो रिडॉक्स है एक तरह से कंबशन। कोई भी, किसी का फॉर्मेशन, किसी का ब्रेकिंग, तो मोस्ट ऑफ मैंने लिख दिया वर्ड। अब कौन सी नहीं होती है वो ध्यान रखना आपने। जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होते हैं, पीपीटी फॉर्मेशन होते हैं, वो आपकी रिडॉक्स नहीं होती। पीपीटी फॉर्मेशन वाली या एसिड बेस रिएक्शन जो होती हैं आपकी, एसिड बेस रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी जो है वो रिडॉक्स नहीं होती, एसिड बेस रिएक्शन। या आप कह सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिडॉक्स नहीं होती है, और मोस्ट ऑफ रिएक्शन आपकी रिडॉक्स ही होती है। कैसे? जनरली देखो मैंने वाटर ही बनाते हैं अपने, सपोज सबसे इजी रिएक्शन H2O2 H2O। अब H2O2 H2O में H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन वाटर के अंदर हाइड्रोजन का +1 हो गया, इसका -2 हो गया। तो H2 जो पहले यहाँ हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 में जा रहा है, तो इसका मतलब जब भी इंक्रीज हो रहा हो चार्ज तो वो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज हो रहा हो, देखो ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन, तो रिडॉक्स ही तो हुआ एक, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और जब भी ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को तो रिड्यूस करेगा ना, इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है उसको बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन जो होंगी वो रिडॉक्स ही होती हैं, जब भी कभी बना के देखोगे, सिर्फ इनको छोड़ के। देखो कैसे पीपीटी फॉर्मेशन, कैसे, जैसे मान लो मैं आपका बेरियम क्लोराइड लेता हूं, बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डालते हैं, तो बेरियम क्लोराइड में H2SO4 डालोगे तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया बेरियम सल्फेट और HCl। तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन गया, तो देखो बेरियम यहां भी +2 में है, बेरियम यहां भी +2 में, ओवरऑल सल्फेट यहां भी -2 में है, यहां भी -2 में, H यहां भी +1 में है, यहां भी +1 में, Cl यहां भी -1 में है, यहां भी -1 में, तो किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज ही नहीं आया है। तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। या एसिड बेस रिएक्शन करते हो जैसे आप, जैसे HCl प्लस NaOH सॉल्ट बनाएगा, तो सॉल्ट बनेगा देन सॉल्ट NaCl एंड वाटर, देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंजिंग या गेनिंग हुआ ही नहीं है। H पॉजिटिव +1 है, यहां भी H पॉजिटिव +1 है, Cl -1 है, यहां भी Cl -1 है, Na +1 है, यहां भी +1 है, O -2 है, यहां भी -2, तो किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज ही नहीं आया। तो एक्सेप्ट पीपीटी फॉर्मेशन, एसिड बेस रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, इधर से इधर किया हमने, तो ऐसे केसेस में कोई रिडॉक्स नहीं होता, बाकी मोस्ट ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है दैट स्पीसीज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर आपसे प्रॉब्लम ये पूछ लिया जाए बेटा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैसे सोल्व करोगे? मतलब ऐसी स्पीसीज जो दोनों वर्क कर सकती है, स्पीसीज विच act as reducing agent as well as oxidizing agent। तो इसका ध्यान रखना कि वो वही स्पीसीज हो सकती है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट हो। इंटरमीडिएट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी हायर और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में अगर कोई हुआ है तो वो अपने आगे की तरफ भी जा सकता है, पीछे भी की तरफ भी जा सकता है, वो दोनों काम कर सकता है। तो इसके लिए तो आपको आइडिया होना चाहिए भाई हायर और लोअर कितनी हो सकती है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 से लेकर के +5 तक हो सकती है। अब अगर कोई स्पीसीज आपको दे दी, अगर वो +5 के अंदर है, जब भी कोई अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के नॉलेज से आपके ये सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में है तो दोनों काम कर सकता है। जैसे अगर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो -3 मिनिमम है, लोवेस्ट है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है। जैसे अमोनिया है, अमोनिया सिर्फ किसका काम कर सकता है? NH3। यहां पर नाइट्रोजन -3 में होगा तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन +5 में जैसे HNO3 तो वर्क करेगा तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई हुआ तो दोनों काम कर सकता है। जैसे आपके पास देखो दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल काफी पॉपुलर है, सल्फर। सल्फर की माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके और ये चलती है आपकी +6 तक। जैसे -2 में H2S और +6 में H2SO4। तो जब अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ऐसे आता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो, जैसे सल्फर कर लो +6, इससे ऊपर नहीं जा सकती। इट मींस ये सिर्फ किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S में -2 है तो सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट में। अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको SO2, तो SO2 में तो +4 है, तो +4 है तो ये दोनों काम कर सकता है, ये भी करेगा रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। तो स्पीसीज विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी होती है? जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच होता है। हाईएस्ट जब होगा तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लोवेस्ट होगा तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर सकते हो। तो एग्जाम में जैसे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2S दे दिया, SO2 दे दिया, H2SO4 दे दिया। आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो। अगर सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोवेस्ट है तो ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर बीच में है तो दोनों काम करेगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट सिलेक्ट कर लोगे या दोनों का काम सिलेक्ट कर लोगे? यस सर। चलो बेटा आगे। अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूं वो ये सिखाने जा रहा हूं कि आपकी अगर कोई रिडॉक्स है और रिडॉक्स में
ये कैसे सिलेक्ट करोगे कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स, डिस्प्रोपोर्शनेशन या कम प्रोपोर्शनेशन। रिडॉक्स में डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स कौन सी है, कम प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स कौन सी है। तो इसमें देखो डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ एटम ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। सेम काइंड ऑफ एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा होगा, रिड्यूस भी हो रहा होगा। और कम प्रोपोर्शनेशन इसका रिवर्स है ऊपर वाले का, मतलब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस्ड फॉर्म सेम काइंड ऑफ एटम में कन्वर्ट हो रही है, रिवर्स ऑफ अबो, तो उसको हम कम प्रोपोर्शनेशन बोल देते हैं। कैसे, सपोज मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, क्लोरीन का काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर क्लोरीन को आप डाइल्यूट बेस दे दो, ओल्ड डाइल्यूट बेस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये कन्वर्ट जो हो जाएगा वो Cl नेगेटिव और ClO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो किस टाइप का एग्जांपल है, आप कैसे चेक करोगे। यहां देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और इस स्पीसीज में देखें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर -1। यहां निकालोगे ये टोटल -2 -1, तो यहां +1 आ जाएगा, तो यहां +1। तो क्लोरीन 0 से +1 इस कंपाउंड में, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। अगर ऐसे रिएक्शन लिख दी मैंने तो देखो सेम स्पीसीज सेम एटम, यहां पर हो रहा है रिड्यूस क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, और ऊपर वाले में हो रहा है ऑक्सीडाइज, क्लोरीन का -1, इधर +1, इधर 0। तो इसका मतलब ये सेम काइंड ऑफ एटम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है। ये रिएक्शन हो गया आपका डिस्प्रपोर्शनेशन, तो बोलोगे डिस्प्रपोर्शनेशन। अगर इसी रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, देखो Cl नेगेटिव प्लस ClO नेगेटिव, इसमें दो सेम काइंड ऑफ एटम है लेकिन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है। इधर -1 है क्लोरीन का, इधर +1, ये 0। तो इसमें भी सेम काइंड ऑफ एटम लेकिन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट से सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कम प्रोपोर्शनेशन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन बेटा एक ऐसी होती है कि अगर क्लोरीन को, ये याद रखना बेटा, क्लोरीन को आपने कंसंट्रेट या हॉट बेसिक मीडियम दे दिया तो Cl नेगेटिव तो बनेगा लेकिन ऑक्सीजन दूसरी वाली स्पीसीज में ज्यादा अटैच हो जाएगा, ClO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन। तो मीडियम से फर्क पड़ता है, अगर डाइल्यूट ले लिया तो हाइपोक्लोराइट आयन बनेगा, और कंसंट्रेट ले लिया और हॉट ले लिया तो क्लोरेट आयन बनेगा। तो ये भी देखो रिडॉक्स हो गया, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1, इधर +5, तो ये भी आपका कैसा रिएक्शन हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स। और अगर उल्टा लिख दूं तो क्लोरीन Cl2 में जा रहा है तो कम प्रोपोर्शनेशन, रिडॉक्स। तो ये रिडॉक्स जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन और कम प्रोपोर्शनेशन है। अब मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में n फैक्टर निकालना सिखाया था, तो सिर्फ आपके पास, अगर आपके पास कम प्रोपोर्शनेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन है तब n फैक्टर कैसे करोगे। जब आपके पास नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो आप क्या कहते हो, n फैक्टर जो होगा नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल, लास्ट क्लास में पढ़ा भी। जैसे मान लेते हैं अपने पास KMnO4 है, KMnO4 रिएक्शन कर रहा है फेरस सल्फेट से, एसिडिक मीडियम में कर रहा है H2SO4, तो KMnO4 है, एसिडिक मीडियम में क्या बताया था, Mn+2 में कन्वर्ट होगा, जिससे MnSO4 में हो गया, और फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा। इनमें n फैक्टर निकालना है तो देखो Mn इधर चेक कर लो, इधर चेक कर लो। अभी बताया Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था, यहाँ MnSO4 में सल्फेट का -2 तो Mn का +2। अब मुझे MnO4 का n फैक्टर निकालना है तो कैसे बताया था आपको, यहाँ मैग्नीज का +7
यहाँ मैग्नीज का +2, डिफरेंस निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट का, यहाँ +7 या +2, कितना डिफरेंस आया बेटा 5 का, और मैग्नीज जो है एक ही है तो इसका एन फैक्टर होगा KMnO4 का 5। पिछली क्लासेस में भी देखा था आपने। अब फेरस सल्फेट का चेक करो, यहाँ फेरस सल्फेट, फेरस मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe, यहाँ देखो फेरिक सल्फेट ये 3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो यहाँ फेरस सल्फेट का एन फैक्टर निकालना है, तो फेरस सल्फेट का एन फैक्टर निकालना है तो यहाँ +2 और बेटा यहाँ +3, तो इसका मतलब डिफरेंस कितने का है, एन फैक्टर निकालो। डिफरेंस कितने का है, फेरस सल्फेट +2, इधर फेरस सल्फेट +3, 1 का, और फेरस है कितना Fe 1, तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। तो इससे आप डायरेक्ट बेटा बैलेंसिंग कर सकते हो। बैलेंसिंग में कैसे कर सकते हो, फॉर बैलेंसिंग reverse of n factor becomes coefficient। जो आप n फैक्टर निकालना सीख गए तो उसका उल्टा लगा दो बेटा, जैसे फेरस सल्फेट का n फैक्टर कितना आया है 1, तो ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। KMnO4 का n फैक्टर आया 5, ये इसका हो जाएगा। बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बैलेंस कर लो। तो n फैक्टर को क्रॉस कर दो, तो n फैक्टर को क्रॉस करोगे तो एन फैक्टर कैसे क्रॉस करोगे, ये जो एन फैक्टर है इसका ये यहां ले जाओ, कोफिशिएंट बना दो, इसका इधर बना दो, बाकी अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी। कैसे, जैसे 1 इधर लगा दूंगा तो 1 KMnO4 प्लस 1 KMnO4 प्लस 5 फेरस सल्फेट, तो कितना इजी हो जाएगा देखो बैलेंसिंग। बाकी आप बैलेंस करते रहो, अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी। जो भी प्रोडक्ट होंगे MnSO4 फेरिक सल्फेट, तो यहां MnSO4 है तो देखो ये 1 Mn या 1 आ गया। ये देखो फेरस 5 है तो यहां आपका बैलेंसिंग करने के लिए, अब देखो यहां पर 2 हैं Fe2, तो ये Fe5 है तो Fe2 कितना होगा 2.5 लगा देना, बाद में चाहे 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर देना, एक बार बैलेंस कर लो, ये सारी आपकी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। अगर 2.5 को अब रिमूव करना है आपने तो सारे के सारे को 2 से फिर आगे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये फ्रैक्शन आ रहा है, बट बैलेंसिंग आपकी हो जाएगी। अब मैग्नीज सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, बाकी जो चीजें H2O वगैरह बना है वो सारा बना के बैलेंसिंग हो जाएगा। तो अगर आप एन फैक्टर निकालना सीख गए तो एन फैक्टर का बेटा उल्टा कर देना, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी पता लग जाएगा और एन फैक्टर का उल्टा लगा दोगे तो इक्वेशन बैलेंस भी हो जाएगा। देखो ऐसे, और दूसरे टाइप का प्रॉब्लम भी हो जाएगा। कैसा, अब देखो एक न्यूमेरिकल बनाता हूं मैं। जैसे मैंने ये लिख दिया, इक्वेशन लिख दिया MnO4 नेगेटिव, balance above equation and how many mole of MnO4 is required to oxidize 8 mole of Fe+2 या फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। देखो ये सारी इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व, हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सारे हो जाएंगे। देखो कैसे, पहले मुझे क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करना है। इक्वेशन बैलेंस करना है तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मुझे क्या है, एन फैक्टर पता कर लूंगा मैं, एन फैक्टर का उल्टा कर दूंगा, कोफिशिएंट बन जाएंगे। एन फैक्टर कैसे पता करूंगा, देखो जैसे MnO4 का एन फैक्टर पता करना है, MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में, तो Mn का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +2, दोनों का क्या निकालोगे डिफरेंस, उसको एन फैक्टर बोलेंगे, वो एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। +7 से +2 मतलब 5 का डिफरेंस, यहाँ प्लस माइनस कुछ नहीं लेना, डिफरेंस जो होता है वो नंबर होता है 5,
इस स्पीसीज में Mn देखो एक ही है, तो ये आ गया, n फैक्टर MnO4 का आ गया। दूसरे केस में निकालो फेरस वाले का, Fe+2, ये किस में चेंज हो रहा है देखो, Fe+3 में, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +3, n फैक्टर निकालूंगा तो एक्सचेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो +2 से +3 1, और आयरन 1 है तो 1 × 1, तो दोनों के n फैक्टर आ गए, MnO4 का भी आ गया और फेरस सल्फेट का भी आ गया। दोनों के n फैक्टर को क्रॉस कर दूंगा, अपोजिट लगा दूंगा, तो मेरे पास बैलेंसिंग हो जाएगी। तो कैसे लिखूंगा, अब जो फेरस का n फैक्टर है वो MnO4 को दे दो, और जो MnO4 का फेरस को दे दो, तो क्या इतना आ गया, 1 MnO4 नेगेटिव +5 Fe+2, इधर बैलेंस करना है आपने, H2SO4 की प्रेजेंस में करना है, तो आगे जो रिएक्शन करना है वो अपने आप हो जाएगा, मीडियम लगा देंगे, 1 MnO4 5 FS2, तो इधर देखो कितना आ गया, Mn+2 और Fe+3। अगर इस फॉर्म में लिखना है आपने तो हो गया बैलेंस, ये 1 Mn फेरस 5, ये फेरिक 5 कर दिया आपने, यही बैलेंस हो गया, यहीं पर आपका ये बैलेंस हो गया। लेकिन आपको इक्वेशन पूरा करके दिया हुआ है तो पूरा बैलेंस करना है, तो आप एसिडिक मीडियम वाला भी बना दो, तो उससे क्या है, उसमें आपको साइड प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, ऐसे लिखता हूं देखो, MnO4 नेगेटिव को KMnO4 की फॉर्म में लिख दिया, Fe+2 को फेरस सल्फेट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इधर Mn+2 ये मैग्नीज सल्फेट की फॉर्म में जाएगा, फेरिक जो है फेरिक सल्फेट की फॉर्म में जाएगा, अदर प्रोडक्ट बनाने हैं पोटेशियम, वो सल्फेट की फॉर्म में चला गया और वाटर बन गया। यहां पर एसिडिक मीडियम देना है, H2SO4 आ गया, एसिडिक मीडियम आ गया। अब मुझे बैलेंस करना था, तो ये तो 1 आया था ना, ये 5 आया था। अब पहले इसी को सोल्व करो, देखो मैग्नीज 1 है तो ये मैग्नीज 1 आ गया, फेरस 5 Fe है और Fe2 कर दूंगा तो 2.5 आ जाएगा। अब मान लो आपको इस 2.5 को हटाना चाहते हो, जैसे अभी बताया, तो 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखोगे, 2 KMnO4, 5 2 10 फेरस सल्फेट, ये अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी। अभी देखेंगे हम हिट एंड ट्रायल से, H2SO4 इधर से क्या किया, 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, MnSO4 प्लस 2.5 को 2 से किया, 5 Fe2SO4 थ्राइस हो गया। बाकी हमें देख लेना है क्या क्या रह गया है, अपने आप बैलेंसिंग हो जाएगी हिट एंड ट्रायल से। देखो सल्फेट आयन, मैग्नीज, ऑक्सीजन, तो यहां पर देखो सल्फेट आयन 10 Fe, सल्फेट देखो कितना जा रहा है, 5 3 जा 15, हाइड्रोजन बैलेंस करना है आपके पास और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, तो K2MnO4, पोटेशियम 2 आ गए तो 2 लगा दिया, यहाँ पोटेशियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करो और H2SO4 बैलेंस करो, तो यहाँ सल्फेट बैलेंस करते हैं हम। तो सल्फेट देखो इधर आ रहे हैं 2 सल्फेट ये, और 5 3 जा 15 और 2 17 और 1 18, यहां सल्फेट देखोगे तो ये आपके 10 ही आ रहे हैं, तो 10 आ रहे हैं तो 8 लगा दो, यहाँ पर टोटल 18 हो जाएगा आपका सल्फेट। सर अगर पूरे से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जो K2SO4 है उसके सामने 2 और H2 के सामने 2 नहीं आएगा? नहीं, सिर्फ हम उनको कर रहे हैं जिनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, सिर्फ उनकी वजह से, इसको और इसको। तो यहाँ भी मैं सिर्फ एक बार इसको और इसको करूंगा, वो अपने आप हो जाएगा बैलेंस, बाद वाला। तो बाद वाला हिट एंड ट्रायल में कर रहे हैं ना, तो अपने आप हो जाएगा, अब करोगे ना अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ देखो अब अपने आप हो ही गया ना, ये देखो इधर कितना कर दिया मैंने, सल्फेट 2 ये आए थे, 5 3 15 और 2 17 और 1 18 थे, और इधर सल्फेट सिर्फ 10 आ रहे थे तो 8 और लगा दिए सल्फेट, ये हो गए। हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए, देखो 8 2 जा 16, ये 8 लगा दिया 16। ऑक्सीजन चेक करोगे अपने आप हो गया, देखो 8 ऑक्सीजन आ रहे हैं, ये देखो 4 2 जा 8। तो आपने सिर्फ वर्किंग किस पे करनी है, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज हुआ है उसका एन फैक्टर निकाल लो, और उसी का एन फैक्टर को रिवर्स कर दो, उसी के लिए रिवर्स करके, और उन जो एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ उसको बैलेंस कर दो, बाकी चीजें पड़ी रहने दो, उसमें कुछ मत करो, अपने आप हो जाएंगी वो बैलेंस। तो आप उसका बैलेंसिंग कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या इसी में बनाया कि MnO4 इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 8 मोल ऑफ फेरस इन एसिडिक मीडियम। आपको कैलकुलेशन भी बनानी है, तो कैलकुलेशन में देखो क्या यूज करोगे आप, कैलकुलेशन में ये कंसेप्ट यूज करोगे, पिछला मैंने बताया था, कुछ न्यू स्टूडेंट है तो वो भी देख लेना, कि इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसकी रिएक्शन करवा रहे हो। इक्विवेलेंट होता क्या है,
एक कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन क्या है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर। तो अब देखो इक्विवेलेंट आप कहोगे इसको सोल्व करना है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर लिख देंगे। और इक्विवेलेंट होता क्या है, कुछ न्यू स्टूडेंट भी हैं, पिछली क्लास नहीं हो तो वो देख लो, इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी के मोल को उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो KMnO4 के मोल इनटू इसका एन फैक्टर KMnO4 का, फेरस सल्फेट के मोल इनटू इसका एन फैक्टर। देखो आपको निकालना क्या है कि कितना करना है, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 जो है, अब ऊपर देखो क्वेश्चन में निकालना क्या था हमें, सर Mn का निकालना है, Mn का निकालना है। हाउ तो मेनी Mn मोल्स का, ऑफ Mn, हाँ हाउ मेनी मोल ऑफ Mn, तो n मोल निकालने हैं, एन फैक्टर आप देख चुके KMnO4 का 5 इक्वल टू फेरस सल्फेट का n दे रखे हैं, कितने मोल दिए थे, 10 8 मोल 8 दिया, सर 8 मोल दिया था, और एन फैक्टर फेरस सल्फेट का निकाल चुके 1, तो KMnO4 के मोल आ जाएंगे 8/5 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, देखो एक छोटी सी चीज सीखनी है आपने, एन फैक्टर निकालना, और एन फैक्टर निकालना सीख लिया और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लिया, जो आज की क्लास में सीखा हमने, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से एन फैक्टर निकालना सीख लो, एन फैक्टर को रिवर्स कर दो तो डायरेक्ट बैलेंसिंग हो जाएगी, आपकी कोफिशिएंट निकल आएंगे। और कैलकुलेशन करनी हो तो जिनकी रिएक्शन करा रहे हो उसके इक्विवेलेंट बराबर कर दो आप, और इक्विवेलेंट होता क्या है, मोल इनटू एन फैक्टर निकालना सीख गए तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। अब एक चीज और बता देता हूं एंडिंग में आपको, कि अगर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाए तो एन फैक्टर निकालने का एक अलग तरीका होता है, नॉट फॉर डिसप्रोपोर्शनेशन या कम प्रोपोर्शनेशन, दोनों के लिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एन फैक्टर जो निकलेगा क्योंकि सेम स्पीसीज होगी, तो N1 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2 कर दे, N1 इंटू N2 N1 प्लस N2, यानी कि दोनों के एन फैक्टर निकालो, उनको मल्टीप्लाई कर देना और सम कर देना। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, सपोज कोई हेलोजन है ब्रोमीन, और ब्रोमीन की मैं रिएक्शन करवा रहा हूं NaOH के साथ। अब ये भी प्रॉब्लम ही है, मैं एग्जांपल भी बेटा वही उठाता हूं जो एग्जाम में आएगा। तो ब्रोमीन लिया, NaOH मैंने लिख दिया कंसंट्रेट एंड हॉट NaOH। तो अभी हमने किया था कंसंट्रेट या NaOH करोगे तो Br नेगेटिव मतलब NaBr बनेगा, प्लस जो बन जाएगा NaBrO3 बनेगा, मतलब सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट। अब सपोज आपको बैलेंस करना इस इक्वेशन को, तो एन फैक्टर चाहिए होगा। एन फैक्टर निकालने के लिए सोडियम ब्रोमाइड और ये सोडियम ब्रोमेट, क्लोरीन होता तो क्लोरेट हो जाता। अब बैलेंस करना बेटा आपने, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहां ब्रोमीन Br2 एक चेंज हो रहा है Br नेगेटिव में, Br2 Br नेगेटिव में, तो अपने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फिर एन फैक्टर निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर 0 और यहां पर -1, तो डिफरेंस कितने का आया, एन फैक्टर डिफरेंस आया 0 से 1, तो 1 का, लेकिन यहाँ Br तो 2 है ना, तो सपोज एन फैक्टर पहला निकाल लिया हमने 2। दूसरा क्या कह रहा है Br2 में, Br2 चेंज हो रहा है Br O3 नेगेटिव में, NaBrO वाला, Na पॉजिटिव BrO3 नेगेटिव। तो यहां देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले तो, यहां देखो Br यहां आ गया 3 2 जा 6, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दोनों का डिफरेंस देखो 0 से +5, तो 0 से +5 है तो डिफरेंस कितने का हो गया 5 का, तो ये एन फैक्टर और आ गया 5। लेकिन ऐसे ब्रोमीन 2 है तो 2, यहां इस रिएक्शन से एन फैक्टर निकाल लिया, इस रिएक्शन से एन फैक्टर निकाल लिया। अब टोटल एन फैक्टर निकालना है मुझे, तो टोटल एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, ये रिएक्शन है ना आपको, ये वाला,
तो एन फैक्टर, बिकॉज ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ब्रोमीन का रिडक्शन, तो एन फैक्टर से ये फार्मूला लगा दो आप, एन फैक्टर इज इक्वल टू N1 इंटू N2, N1 प्लस N2। तो N1 कितना आया 2, N2 कितना आया 10, 2 प्लस 10 कितना हो गया 20 अपॉन 12। तो ये हो गया, कितने कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 5 या 20, 4 3 या 12, तो एन फैक्टर हो गया 5/3। तो एन फैक्टर 5/3 आ गया आपके पास। तो एन फैक्टर टोटल आपसे पूछेगा ब्रोमीन का इस रिएक्शन में क्या है 5/3। तो इक्विवेलेंट वेट ई से लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो बेटा, फार्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। तो इस केस में ब्रोमीन का फार्मूला वेट लिखोगे MBr2 और डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये भी तो क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। देखो कितने सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहे हैं इससे। तो फार्मूला वेट ब्रोमीन का एक का 80 होता है, 2 हो गया तो 160 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना आया 5/3। तो यहां से आपने इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया ब्रोमीन का इस रिएक्शन में। बैलेंसिंग निकालनी है। अब बैलेंसिंग कैसे निकालोगे आप, बैलेंसिंग निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, जो एन फैक्टर है उसका उल्टा करते हैं। तो यहाँ तो स्पीसीज ही अकेली है, तो अकेली स्पीसीज है तो 5/3 को 3/5 कर दो, बाद में आगे कैंसिल कर देना जो आपके बनते हो। 5/3 को 3/5। तो कैसे करूंगा बैलेंसिंग, देखो तो एन फैक्टर का उल्टा लगा देता हूं। एन फैक्टर का उल्टा हो जाएगा 3/5। तो 3/5 कर दिया Br2, बाकी बैलेंस अपने आप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पीसीज तो ब्रोमीन है ना एक, जिसका चेंज देखा था हमने, ये NaBr, ये NaBrO3। अब 3/5 है तो क्या कर दें, 5 से पूरी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो आप। तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसको हटा देते हैं, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, तो 5 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 3Br2 प्लस NaOH। इधर रहने दो, हिट एंड ट्रायल से कर देंगे हम। फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आप इसका 5 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट साइड कर देते हैं। देखो 5 से मल्टीप्लाई, ये मैंने क्या कर दिया था, 5 से मल्टीप्लाई रिएक्टेंट साइड कर दो बस, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब बाकी बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। देखो 3 2 6, ये 5 NaOH है और NaBrO3 है, तो ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं आपके, टोटल देख लो 5 NaOH, तो Na ये 0 से तो 5 यहां लगा देते हैं, 5 Na हो गया, एक बढ़ जाएगा, वो हिट एंड ट्रायल से हमारे पास हो जाएगा। बाकी H2O की फॉर्म में बाहर निकाल देना प्लस करके। तो देखो 3Br2 6, 5Br 1Br, Na कितने हो गए 5 और 1 6, तो 6 कर दो हिट एंड ट्रायल से, 6 हो गया। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने हो गए 3, तो 3 और हैं, 3 और कर दो तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंसिंग होगी। तो आपने किया सिर्फ Br का एन फैक्टर निकाला, और ये Br बिकॉज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन था, तो स्पेशल केस किसका है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेशन का। एंड इन द केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन सेम स्पीसीज गेट ऑक्सीडाइज एंड सेम स्पीसीज गेट रिड्यूस। तो सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, इट मीन एन फैक्टर निकालना आपको N1 इंटू N2, N1 प्लस N2। तो एन फैक्टर निकाल लो, दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस देके कितने स्पीसीज है वो कर लो, तो आपका एन फैक्टर आ गया। अब आपको बैलेंसिंग करनी है तो एन फैक्टर का उल्टा कर दो, जैसे 3/5 आया था तो 5/3 कर दिया, 5/3। अब ये फ्रैक्शन था तो 5 हटाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिर्फ 3 रह गया, इधर वाला अपने आप बैलेंस हो जाएगा बाकी वाली जो स्पीसीज है। तो इस टाइप से आप एन फैक्टर से, लेकिन एन फैक्टर में ध्यान रखना कि सीधी रिडॉक्स है या नहीं है। जैसे कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाए, उसका एग्जांपल देखो, जैसे अमोनियम नाइट्राइट NO2, ये है बेटा अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को जब हम हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस देता है, प्लस जो H2O वगैरह बन जाएगा। तो इस स्पीसीज में देखो अमोनियम को अलग अलग कर दो आप, अमोनियम नाइट्रेट को तो अलग अलग कर दोगे, तो अमोनियम नाइट्रेट को जब हम अलग अलग करेंगे देन आप देख सकते हो अलग अलग करोगे तो नाइट्रेट नेगेटिव स्पीसीज और अमोनियम पॉजिटिव स्पीसीज। तो यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो अलग अलग करके निकालते। एंड
H4 पॉजिटिव, N का सपोज X हाइड्रोजन हो गया +4 इजिकल टू हो गया आपका +1, तो X इजिकल टू आ गया यहाँ पर -3। तो इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। इस नाइट्रोजन का नाइट्रेट में निकालते हैं, ये है NO2 नेगेटिव, तो देखो X आ गया -4 -1, तो X आ गया +3। वेरी इंटरेस्टिंग, एग्जाम का कंपटीशन का क्वेश्चन हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट में एक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, दूसरे का +3, और यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो इधर से इधर देखते तो सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होती, तो इधर से इधर तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन होता, लेकिन इधर से इधर उल्टा कर देते हैं तो कम प्रोपोर्शनेशन है, तो ये हमारी स्पीसीज क्या होगी, कम प्रोपोर्शनेशन होगी। तो उसी का एन फैक्टर पहले की तरह आप निकाल सकते हो इस केस के अंदर। तो ये कम प्रोपोर्शनेशन, तो ये किसका एग्जांपल दिया मैंने आपको, कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल भी हो सकता है। तो डिसप्रोपोर्शनेशन, कम प्रोपोर्शनेशन, एन फैक्टर उसी तरीके से निकालोगे और बैलेंस करोगे आप उसको, उसी टाइप से आपने बैलेंस करना है। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं लास्ट एंडिंग में। सपोज N2, कल भी किया था आज फिर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। H2 मिलके अमोनिया बनाता है, आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया। तो कैसे सोल्व करोगे, इक्विवेलेंट वेट तो तभी निकाल पाओगे ना बेटा जब एन फैक्टर निकालोगे। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो एन फैक्टर के लिए पहले आप मान लो N2 के लिए निकाल रहे हो, तो N2 को चेंज करो अमोनिया में। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पर अमोनिया का के अंदर +3, तो ये -3। तो दोनों का डिफरेंस देखोगे आप, नाइट्रोजन के लिए चेक कर रहे हो अभी, नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए एन फैक्टर निकालूंगा मैं। तो नाइट्रोजन के एन फैक्टर 0 से -3, डिफरेंस आया 3 का, और नाइट्रोजन N2 स्पीसीज है यानी कि 2 नाइट्रोजन है, तो एन फैक्टर हो गया 6। तो इक्विवेलेंट वेट नाइट्रोजन का निकालोगे तो क्या आएगा, N2 28/6। अब मान लो आप सोल्व करना चाहते हो अमोनिया को, तो आप अमोनिया से सोचो, फिर अब आप अमोनिया इससे सोच रहे हो, इधर जा रहे हो अब आप नाइट्रोजन, रिएक्शन ऐसी है। तो अब अमोनिया के लिए सोच रहे हो, तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर -3 और इधर 0, तो अमोनिया के लिए देख रहे हो आप, तो अमोनिया -3 से 0, तो एन फैक्टर में डिफरेंस लिया 3 का, और अमोनिया में नाइट्रोजन 1 ही है, तो अमोनिया के लिए एन फैक्टर 3 आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला वेट 140317 बाय एन फैक्टर। तो जिस स्पीसीज को कंसीडर करना है उसी के लिए एन फैक्टर निकालना है। अगर नाइट्रोजन कंसीडर करना है तो नाइट्रोजन का चेंज देखो और नाइट्रोजन के लिए निकालो। अमोनिया के लिए कंसीडर करना है प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के लिए सोचो कि भाई इस केस में इसका एन फैक्टर कितना होगा, और बैलेंसिंग करनी है तो अपोजिट रिवर्स कर देंगे। तो बेटा ये आज आपका क्लास है, इसमें से एक क्वेश्चन की श्योरिटी रहती है कि एक आधा क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन कि in beginning of the class we have studied about the oxidation number, and oxidation number you can calculate by the through two methods. First method by the algebraic formula कि इसका सपोज x है, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, तो उसमें कुछ ऑक्सीडेशन नंबर याद होंगे तो आप फार्मूले से निकाल लोगे। एंड यू आर सपोज टू लर्न ऑल द एग्जांपल which are given in today class, which have been given today class। तो वो सारे एग्जांपल आपने याद करने हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी होगी आपका क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। दूसरा फिर मैंने तुम्हें निकालना सिखाया स्ट्रक्चर से, फ्रॉम स्ट्रक्चर, जितने एग्जांपल की स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर करो और उनके रूल के हिसाब से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि भाई जो भी रिडॉक्स रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं, कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है, और एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर हम सिंपल रिएक्शन है तो कैसे निकालते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन है तो कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर का एप्लीकेशन क्या है, एन फैक्टर का एप्लीकेशन है कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसको आप एन फैक्टर आता है उसको रिवर्स कर दो तो कोफिशिएंट बन जाएंगे, बैलेंसिंग हो जाएगी। और न्यूमेरिकल करना है तो दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दो। तो ये बेटा आपका दैट्स ऑल अबाउट द टुडे क्लास। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना और चाहूंगा कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए ए और बी के बीच, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव और
कोऑर्डिनेट। डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपने 2 देना होता है, इसको -2 और इसको +2। लेकिन यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड उल्टा बना हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जाते जाते मुझे याद आ गई तो बता रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ तो आपने 0 लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 लेना है। जैसे आप बनाते हो भाई, आप ये बनाते हो कि मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, NC हो जाएगा सर। तो इसमें क्या आएगा, CH3 NC N। अब मान लो मैं कह दूं इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो ये नाइट्रोजन, ये कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की, तो ये -1, ये +1 इस बॉन्ड के लिए, फिर इस बॉन्ड के लिए -1 और +1। अब N और C का कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहां से कहां जा रहा है, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये केस आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब मैं यहां पर 0 0 असाइन करूंगा, और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो यहां आ जाएगा +1 तो टोटल हो जाएगा +2 दे देना एग्जाम में आ जाए तो। और यही बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर आपका लेस से मोर की तरफ होता, जैसे आप ले रहे हो नाइट्रोबेंजीन NO2, वो तो सिमिलर एटम है ना, कोई ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आपका बॉन्ड जा रहा हो, तो क्या एग्जांपल ले सकते हो जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है, तो NO2 ले लो, CH3 NO2, तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 N डबल बॉन्ड O और O। अब मान लो नाइट्रोजन का निकालना है, तो इस पूरे बॉन्ड के लिए देखो ये पूरा CH3 है और N है, तो इधर +1 इधर -1। N और O में, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा, 2 कोवलेंट बॉन्ड है तो -2 और इधर +2। अब ये वाला बॉन्ड देखो आप, N और O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये केस आ गया ना बेटा, A से B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको आप +2 दोगे और इसको आप -2 दोगे, 0 0 नहीं दोगे, यहां 0 0 दिया था क्योंकि डायरेक्शन देख के। तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितना आ गया, +3 नाइट्रोजन का, 2 2 4 -1, तो टोटल नाइट्रोजन पूछेगा तो आपने आंसर +3 देना है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी स्ट्रक्चर में अगर आ जाए तो उसका भी ध्यान रखना है। तो ये बेटा सारा आपका जो है ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड रिडॉक्स चैप्टर है, तो इसमें मैं आपको असाइनमेंट डालूंगा, तो असाइनमेंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपने करना है। तो सी यू टिल देन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।